नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं फिर से आपका एक और नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी और आरपीएफ का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक दोस्तों है। इससे जुड़ी दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज के, जीके, जीएस दोस्तों, उसको हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो आपको वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कॉपी पेन का अब समय नहीं रह गया है लिखने के लिए, तो हम लोग एक एक चीज़ को इतना डिस्कस विधिवत रूप से करेंगे कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने दिमाग में इसको बहुत ही आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चालू कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बोला जा रहा है कि ब्लेडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, यानी किस देश में स्थित है। ऑप्शन है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर पोलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों बिल्कुल सही है, पोलैंड। साथियों, ये जो पोलैंड देश है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि ब्लेडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो पोलैंड में स्थित है। और थोड़ी सी हम लोग जो महत्वपूर्ण रेगिस्तान है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों सहारा, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। वैसे ही है गोबी, गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है, ये मंगोलिया में पड़ता है। ये वाला तो जगह है जैसे दोस्तों सऊदी अरबिया का, यहाँ पे भी दो ठो बहुत ज़्यादा प्रचलित रेगिस्तान है। एक का नाम है नाफुदा और दूसरे का नाम है हमादा। तो ये दो ठो सऊदी अरबिया के रेगिस्तान है। और अपने भारत का जो प्रचलित सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है थार। तो ये था इससे जुड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक समुद्री मील बराबर है, यानी एक समुद्री मील खाली जगह में भरना है आपको कि कितने मीटर के बराबर होता है। इसके बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। देखिए ऑप्शन है ए नंबर 2000, दूसरा है 1672, तीसरा है 1852, चौथा है दोस्तों की 2450। तो इसका जान सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, 1852। दोस्तों ये जो समुद्री मील होती है ना, तो ये अक्षांश रेखाएं जो होती है धरती को दो भागों में डिवाइड करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो समुद्री मील है इसको नापा जाता है दोस्तों। समुद्री मील दोस्तों ये दूरी का मात्रक होता है, तो ये भी आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि हर्ट्ज किसकी इकाई है। हर्ट्ज किसकी इकाई है। क देख सकते हैं कि आवृत्ति, ब है दाब, स है बल, द है ऊर्जा। तो इसका बिल्कुल राइट नंबर दोस्तों आंसर है क, आवृत्ति। आवृत्ति जो है हर्ट्ज का मात्रक है दोस्तों। हर्ट्ज वैसे आपको समझना होगा कि आवाज़ के लिए ये संबंधित है दोस्तों। कुछ और मात्रक के बारे में हम लोग जान देते हैं, जैसे कि रेडियन। रेडियन क्या चीज़ का मात्रक है। रेडियन ये कोणीय विस्थापन का मात्रक है। न्यूटन मीटर है दोस्तों, तो बल आघूर्ण का मात्रक है। वेबर पर मीटर है, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ओम है जो प्रतिरोध का मात्रक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सिक्किमी भूटिया एक नया उत्सव है जो सिक्किमी चंद कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। तो आपको बताना है ना कि वो वाला जो पर्व है वो कौन सा पर्व है, यानी उत्सव वो कौन सा उत्सव है। आशुरा है या फिर सोनम लोसांग है या फिर बैसाखी है या फिर थाई पूसम है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ख नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। सोनम जो लोसांग है इसको लोसोंग कहते हैं या लोसांग भी कहते हैं, तो ये बात समझना पड़ेगा। यही इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए जैसे आशुरा है दोस्तों, इसका क नंबर ऑप्शन। तो आशुरा ये मुस्लिम लोगों के द्वारा मनाया जाता है और जो मुस्लिम संबंधित व्यक्ति होते हैं वो इस पे शोक मनाया करते हैं। ग नंबर देख सकते हैं। ख के बारे में तो अभी हमने जाना, यही आंसर है बैसाखी। ये जो बैसाखी दोस्तों है ये हिंदू धर्म का दूसरा महीना में मनाया जाने वाला पर्व है और थाई पूसम तमिलनाडु का पर्व है। तो ये भी समझते चलेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि बथुकम्बा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तेलंगाना, ख नंबर। तेलंगाना में ही दोस्तों बथुकम्बा मनाया जाता है। इसको आपको बहुत ही बारीकी से समझ लेना है। देखिए इससे जुड़ी जो ये ऑप्शन है ये भी जान लेते हैं कि जैसे क है पंजाब, तो पंजाब में दोस्तों कौन कौन सा जैसे पर्व मनाया जाता है ये थोड़ी समझ लेते हैं। पंजाब में ही मनाया जाता है दोस्तों लोहड़ी, बैसाखी या माघी।
ये भी आपको समझना है कि लोहड़ी, बैसाखी, माघी ये पंजाब के पर्व है। और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ये तो हर कोई अधिकांश लोग मनाते ही हैं, जैसे कि होली, दिवाली, विजयदशमी और रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र के पर्व है, तो ये आपको जानना है कि नारली पूर्णिमा ये भी है, कोजागिरी और गुड़ी पड़वा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन देख सकते हैं कि डोडा बेटा, मुलायनगिरी या कलसुबाई या अनाईमुड़ी। तो दोस्तों इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ये अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल में पड़ती है। केरल में जो एर्नाकुलम और इडुक्की जिला है ना, उसी में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 2696 मीटर है। ये दक्षिण भारत का एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये अनाईमुड़ी शिखर जो है। ठीक है, इसका मतलब देखिए अनाईमुड़ी का मतलब क्या होता है ये थोड़ी समझ लेते हैं। अनाईमुड़ी का मतलब होता है दोस्तों हाथी का सिर। अनाईमुड़ी का मतलब क्या होता है, तो हाथी का सिर होता है। तो ये आपको समझ लेना है। देखिए अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इससे संबंधित क्या चीज़ है। डोडा बेटा। डोडा बेटा दोस्तों नीलगिरी जो पहाड़ी श्रृंखला है जो तमिलनाडु में स्थित है, वहीं पे स्थित है ये, तो इसके बारे में समझ लेना है। सी नंबर है कलसुबाई। कलसुबाई दोस्तों ये महाराष्ट्र में पड़ता है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो इसके बारे में भी समझ लेना है। और ये बी नंबर छूट रहा था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मुलायनगिरी है, ये उड़ीसा में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 1187 मीटर ऊंचा है, तो ये भी आपको समझ लेना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे ना दोस्तों और मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो आपको कंफर्म है कि 2 से 3 नंबर इससे मिलेगा। आपको बस समझते चलना है। देखिए किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख सकते हैं कॉफ़ी, चाय, चावल, गेहूँ। तो ये तो बहुत सारे लोग किसान क्षेत्र से आते हैं, तो उनको पता ही होगा दोस्तों कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चावल। चावल दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और जल भराव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है पानी के ऊपर ही ये पैदावार इसका होता है। आगे देखते हैं इसमें जो ऑप्शन है, जैसे कि ए है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कहाँ पे होता है, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। चाय कहाँ पे होता है, तो चाय असम में होता है। गेहूँ कहाँ पे होता है, तो गेहूँ यूपी में होता है, लेकिन हेक्टेयर अनुसार पूछे तो पंजाब में होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया। 1847, 1848, 1849 या फिर 1850। तो इसके बारे में दोस्तों समझना पड़ेगा आपको कि ऑप्शन जो सी है वही बिल्कुल सही है, 1849। 1849 में दोस्तों ये चिलिया वाला युद्ध लड़ा गया था। ये जगह के नाम पे ही चिलिया वाला युद्ध का नाम पड़ा है। तो चिलिया वाला जो जगह है ना दोस्तों, ये पंजाब में स्थित है। अब जो कि देश हमारा बंटवारा हो गया है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें सिखों और ब्रिटिशों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में लड़ा गया था, लेकिन इसमें दोस्तों अंग्रेजों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि इसका कोई जीत का फैसला नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन अंग्रेजों को बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं साथियों कि क्या बोला जा रहा है। लोहे में जंग लगना इसमें से किसका सामान्य उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, ऊष्मापेक्षी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो रासायनिक परिवर्तन है यही लोहे में जंग लगने का मेन कारण है। दोस्तों जब लोहा कोई भी रहे, लोहे का कोई भी वस्तु अगर रहे, उसको हम वातावरण में यानी खुले मैदान में अगर रख देंगे तो हवा और पानी के संपर्क में वो आता है। तो हवा और पानी के संपर्क में आने से वो अपने ऊपर लाल भूरे रंग का, जिसको हम लोग मूर्छा बोलते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रेटेड धातु ऑक्साइड, ठीक है, वही अपने ऊपर चढ़ा लेता है, जिसको हम लोग मूर्छा कहते हैं। साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा है कितनी बार कि मूर्छा लगने पर धातु का भार बढ़ता है या घटता है। तो आपको याद रखना है कि धातु का भार जो है बढ़ जाएगा, लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन देख सकते हैं ए नंबर है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि जल से बर्फ में बनना या फिर जल से वाष्प में बदलना, ये सब होता है दोस्तों क्या, भौतिक परिवर्तन। ठीक है,
दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर और भी विधिवत रूप से वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अच्छा अगर लग रहा है तो कमेंट करिए और बताइए, अगर कोई गलती आपको समझ में आ रहा है तो उसको भी बताइए दोस्तों, हम सुधार करेंगे और आपको और भी बेहतर से बेहतर ज़्यादा कंटेंट और जीके जीएस का जो कंटेंट होता है वो देने का हम प्रयास करें। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं 1 मई, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल या फिर 14 मई। दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सॉरी आपको याद रखना है, ये अप्रैल नहीं है दोस्तों, ये मई है। 3 मई को ही मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये अप्रैल नहीं है मई है, तो ये भी समझ लेना है थोड़ा सा। 1 मई को लेबर दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और ये सी नंबर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेफ्रोलॉजी किस अंग से जुड़ा है। गुर्दा से जुड़ा है, फेफड़ा से जुड़ा है, गर्भनाल से या फिर अंडाशय से। तो दोस्तों जो नेफ्रोलॉजी है ना, ये गुर्दा से जुड़ा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि गुर्दे का जो अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी में करते हैं, तो ये बात समझना है दोस्तों। फेफड़ा, फेफड़ा देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों। तो फेफड़ा के अध्ययन को दोस्तों पैल्मोनोलॉजी कहते हैं, तो ये याद रखना है, पैल्मोनोलॉजी कहते हैं दोस्तों फेफड़े के अध्ययन को। और ये जो गर्भनाल है सी नंबर, गर्भनाल दोस्तों एक लचीला कुंडली नुमा होता है दोस्तों, अंग है हमारे शरीर का, जो कि बच्चे का परवरिश करने का यही मुख्य जिम्मेदार है दोस्तों। और यह है अंडाशय, डी नंबर है अंडाशय। अंडाशय के जो अध्ययन होता है यानी जांच करते हैं वो सोनोग्राफी के द्वारा की जाती है, आपको ये बात याद रखना है। और मामूली जो अंडा होता है ना, जिसका हम लोग सेवन करते हैं खाते पीते हैं, तो उसके अध्ययन को दोस्तों ओलॉजी कहते हैं। जो अंडा मुर्गी का होता है या फिर किसी का भी अंडा हो, उसको अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलॉजी। और जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु जो हमारे मनुष्य में होते हैं, औरतों में होते हैं, उसके अध्ययन को सोनोग्राफी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है दोस्तों कि चौरी चौरा घटना का परिणाम स्वरूप किस आंदोलन को रोका गया। ए नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन, बी नंबर है होम रूल आंदोलन, सी नंबर है असहयोग आंदोलन, डी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों जो चौरी चौरी घटना थी दोस्तों, ये 4 फरवरी 1992 में हुआ था। इसी घटना के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन दोस्तों 12 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। बी नंबर है दोस्तों होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन दोस्तों ये 1916 में हुआ था, तो इसके बारे में याद रखना है। इसके प्रमुख नेता दोस्तों 2 लोग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसमें, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को। डी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 12 मार्च 1930 को हुआ था। इससे जुड़ा ये फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 13 में कहा जा रहा है दोस्तों एक ग्लेशियर के गहरी दरार को क्या कहा जाता है। तो ए नंबर है दोस्तों क्रेवासे, बी नंबर है क्रैक, सी नंबर है कलेक्ट या फिर डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, क्रेवासे। क्रेवासे जो होता है दोस्तों ये ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर के क्रैक को कहा जाता है। क्रैक मतलब आपको समझना होगा कि इसको दरार कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। जो दरार पड़ जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो क्रेवासे कहा जाता है। आखिर ये पड़ता क्यों है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी समझ लेते हैं कि जब ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर तेजी से बहने लगता है तो उसमें घर्षण पैदा होता है, घर्षण के कारण ही उसमें दरारें बन जाती है, जिसे हम लोग क्रेवासे कहते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय किस देश में है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, कनाडा या फिर सिंगापुर। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, अमेरिका। अमेरिका का जो वाशिंगटन DC है, इसकी राजधानी वहीं पे दोस्तों स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1944 में हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि ब्रिटेन गुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसको न्यू हैम्पशायर भी कहा जाता है सम्मेलन। उसी के थ्रू इसका जो स्थापना है वो किया गया था। इसके अध्यक्ष दोस्तों क्रिस्टियानो जॉर्जिवा है और इसके CEO अभी फिलहाल में अजय बंगा जी है। इसमें दोस्तों टोटल 190 सदस्य हैं देशों के, और जो नया मेंबर अभी जो देश जुड़ा है 2020 में अंडोरा है।
तो ये बात इससे जुड़ी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। ए नंबर है मुंबई उच्च न्यायालय, 2 नंबर है यानी बी नंबर है मद्रास उच्च न्यायालय, सी नंबर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी नंबर है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है दोस्तों। इसकी स्थापना आपको समझना पड़ेगा कि 1 जुलाई 1862 में ही हो गया था। और वैसे ही ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय का जो स्थापना है 14 अगस्त 1862 में हुआ था। और जो बी नंबर है मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 16 अगस्त 1862 को हुआ था। और सी नंबर है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की स्थापना दोस्तों 1869 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फैक्ट आप दिमाग में आप बैठाते चलिए, बहुत मेहरबानी होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है देख सकते हैं कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, मुंबई। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसके बारे में थोड़ी हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों मुंबई में जो बांदा जिला है वहीं पे है। इसकी स्थापना नवंबर 1992 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है। रक्त क्या है। एक देखिए ऑप्शन है एक पेशीय ऊतक, एक पैकिंग ऊतक या फिर एक संयोजी ऊतक या फिर डी नंबर है एक सहायक ऊतक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है दोस्तों कि एक संयोजी ऊतक। जो एक संयोजी ऊतक रक्त होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी और भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इससे जुड़ा क्या हो सकता है दोस्तों। रक्त दोस्तों विभिन्न 4 प्रकार से मिलकर बना है। कौन कौन से होते हैं तो एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स और 14 होता है दोस्तों प्लाज्मा। ये बात आपको समझना है रक्त के बारे में और ये मुख्य बातें हैं इससे जुड़ी और ये बार बार पूछा भी जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जानिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों। देखिए ए होल शिलालेख किस शासक से जुड़ी है। ये होल शिलालेख किस शासक से जुड़ी होगी दोस्तों, विक्रमादित्य, अकबर, अशोक या फिर पुलकेशिन II। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, पुलकेशिन II। पुलकेशिन II दोस्तों ये चालुक्य शासक थे। इनका टाइम पीरियड था 610 से 642 ईस्वी। तो ये बात आपको इनसे जुड़ी पुलकेशिन II से याद रखना है, ये चालुक्य वंश के थे। ऑप्शन ए है दोस्तों विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये कोई शासक पर्सनल नहीं होते थे दोस्तों, ये शासकों की उपाधि होती थी। शासक होते थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए या लोगों में एक उच्च कोटि का दर्जा दिलवाने के लिए ये उपाधि का नाम हुआ करता था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य दोस्तों बहुत सारे शासक हुए जिनमें से ये शासक का जो टाइम पीरियड है ना 57 ईसा पूर्व से 19 ईस्वी तक चली थी, ये बात याद रखना है। दूसरा नंबर बी देख सकते हैं कि ऑप्शन है अकबर। अकबर दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक सिंहासन पर विराजमान थे मुगल वंश के। तो ये बात याद रखना है अकबर से जुड़ी। सी नंबर देख सकते हैं कि अशोक। अशोक का टाइम काल है दोस्तों 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। दोस्तों अशोक से जुड़ी एक फैक्ट और आपको जान लेना चाहिए कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था।